हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एग्जाम का, चाहे एमपीपीएससी हो चाहे व्यापम हो। एमपी का जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के लिए ये आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने बहुत शानदार एमसीक्यू बनाए हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में अभी वर्तमान में जो स्थान आया है वो चौथा आया है। इसके पहले के अगर आंकड़े देखें तो इसके पहले के आंकड़ों में तीसरा स्थान था, और अभी वर्तमान का अगर आंकड़ा देखें 2025-26 का, तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान आया है, चौथा स्थान पर आया है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आया है उड़ीसा। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर है राजस्थान। और चौथे नंबर पे कौन सा आया है, चौथे नंबर पे हमारा प्यारा मध्य प्रदेश आ गया है। ठीक है, तो याद रखना, खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तांबे के उत्पादन में या तांबे के अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तांबे के अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला आया है। मध्य प्रदेश, भारत का जितना भी तांबा उत्पादित होता है उसमें मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 56 से 60% है। मतलब भारत के जो कुल तांबा उत्पादन में है उसमें कितना योगदान देता है, 56 से 60% तक का योगदान देता है। और बालाघाट खदान जो है, बालाघाट में मलाज खंड तांबा की एक खदान है, मलाज खंड खदान है। और ये मलाज खंड कहाँ पर है, बालाघाट में है, और ये तांबे की खदान है। ये मध्य प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। बालाघाट के अलावा जबलपुर और सागर से भी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। सेकेंड स्थान की बात करें तो सेकेंड स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, सेकेंड स्थान किसका है, राजस्थान का है। और झारखंड का कौन सा स्थान है, झारखंड का तीसरा स्थान है। ठीक है जी, तो तीनों चारों फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज अयस्क एवं चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो रॉक फास्फेट हो गया, मैग्नीज अयस्क हो गए, चूना पत्थर उत्पादन हो गए। इसमें मध्य प्रदेश की स्थान की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। इसमें कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है। रॉक फास्फेट में मध्य प्रदेश का स्थान हमेशा से ही दूसरे स्थान पर आया है, जबकि मैग्नीज के अयस्कों में मध्य प्रदेश का स्थान पहला आ जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में दूसरे स्थान पर आया है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर में भी कौन से स्थान पर आया है, दूसरे स्थान पर आया है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर हम बात करते हैं रॉक फास्फेट और चूना पत्थर की, तो दूसरा है। मैग्नीज अयस्क की बात करें तो मैग्नीज अयस्क में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। 2025-26 के अगर आंकड़े देखें तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। सबसे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है उड़ीसा। नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे उड़ीसा है। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है। और नंबर 3 पर कौन है, नंबर 3 पर झारखंड। देखो, ये उत्पादन की बात कर रहे हैं, भंडारण की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम भंडारण की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का कोयला भंडारण की दृष्टि से 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश भंडारण में कौन से नंबर पे है, मध्य प्रदेश कोयले का भंडार मध्य प्रदेश में बहुत सारा है, 5वें नंबर पर इसका भंडारण होता है ना। और मध्य प्रदेश की सिंगरौली, शहडोल, जोहिला, उमरिया जो क्षेत्र है, पैंच कानन क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। और कोयले के भंडारण में कौन सा है, भंडारण में 5वां स्थान है। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये प्री का कॉम्बो ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी 199 रुपये में आपको हमारी एप्लीकेशन पर प्रीलिम्स के फोल्डर में मिल जाएगी। और आप इसकी हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी ये 3 बुक्स की आपके घर पर आ जाएंगी। हार्ड कॉपी का चार्ज इसका 1499 है, प्लस आपकी जो भी कुरियर चार्ज जो भी आपकी डिस्टेंस होगी तो 90-100 रुपये के समथिंग आपका कुरियर चार्ज लगेगा। इसमें आपको 7500 प्लस प्रश्नों का यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का एक बुक मिलेगा।
एक करंट अफेयर्स का मिलेगा प्रैक्टिस वर्कबुक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेगा, और एक मध्य प्रदेश का रहेगा। तो इसे आप मुझे व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क एवं बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। लौह अयस्क और बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? छठवा। लौह अयस्क और बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? छठवा है। लौह मतलब लोहा, और बॉक्साइट जो कि किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया है? छठवा हो गया है। पहले के अगर आंकड़े देखें तो बॉक्साइट का स्थान पांचवा था और लौह अयस्क का स्थान कौन सा था? छठवा था। ये स्थान था जिसको आप दोनों का कितना हो गया है? छठवा दोनों का स्थान हो गया है। उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उड़ीसा क्या करता है? सबसे ज़्यादा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। आपको याद रखना है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, जिसके बाद गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? 19वां। चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 2024-25 में चूना पत्थर में 19वां नहीं था, इसने गलत लिखा, एक सेकेंड। हाँ, वही मैं बोल रही थी, गलत हो गया है। चूना पत्थर उत्पादन में जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? चूना पत्थर उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा है। याद रखना, मध्य प्रदेश देश का जो जितना चूना है, मध्य प्रदेश देश के चूना उत्पादन में कितना योगदान देता है? तो मध्य प्रदेश देश का जो चूना पत्थर उत्पादन है उसमें लगभग 15% का योगदान देता है। देश के चूना पत्थर में मध्य प्रदेश कितना योगदान देता है? 15% योगदान देता है। और देश का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के पास है। राजस्थान इसमें पहली सूची पर है, आंध्र प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर। राजस्थान इसमें कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है राजस्थान, और आंध्र प्रदेश इसमें कौन सा है? दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है। तीसरे नंबर पे ये रहता है जनरली। देखो, रॉक फास्फेट की बात करें तो रॉक फास्फेट में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर में कौन सा है? चूना पत्थर में तीसरा है। तांबे की बात करते हैं, तांबे में कौन सा है मध्य प्रदेश का स्थान? पहला है। कोयले की बात करें, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। बाकी लौह अयस्क और बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो उसमें छठवां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में पहले मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम था, वर्तमान में इसका स्थान कौन सा हो गया है? पहले मैग्नीज में मध्य प्रदेश का स्थान पहला हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका स्थान कौन सा हो गया है? वर्तमान में इसका स्थान दूसरा हो गया है। पहले पहला हुआ करता था, वर्तमान में कैसा हो गया है? दूसरा हो गया है। अगला है, मध्य प्रदेश का जो औसत सतही जल प्रवाह है वो कितना हो गया है? मध्य प्रदेश का जो औसत जलही प्रवाह है वो कितना हो गया है? तो 81,500 मिलियन क्यूब जो है इसका औसत सतही जल प्रवाह हो गया है। मतलब मध्य प्रदेश में अगर बात करें, मध्य प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह कितना है? तो देखो, सतह में कितना जल बहता है, मध्य प्रदेश का जो सतह है उस पर कितना जल बहता है इसकी बता रहे हैं। तो कितना है? 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर। 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर इसका सतही जल प्रवाह है। कितना है? मध्य प्रदेश में राज्य की जो 10 प्रमुख नदियों के द्वारा ये जल बहता है, और कितना हो गया है? ये 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी आंकी गई है। इसमें विभिन्न जो समझौते हुए हैं, जल नदियों के समझौते, उसके तहत भी आता है, पड़ोसी राज्यों के तहत जो होता है वो भी आता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इसका जो जितना इसको आवंटित है उसका केवल 69.7% ही मध्य प्रदेश प्रयोग कर पा रहा है। तो ये याद रखना। नर्मदा के कछाड़ से लगभग 40 घन मीटर मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। चंबल से
45 प्राप्त होता है, 100 से 29 प्राप्त होता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता। यही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह कितना है। तो 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर मध्य प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह है। अगला है, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो वर्षा पर निर्भर रहता है। तो मध्य प्रदेश का 55% हिस्सा वर्षा पर निर्भर रहता है। मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा वर्षा पर निर्भर रहता है। तो 75% हिस्सा मध्य प्रदेश का वर्षा पर ही निर्भर है, मतलब पूरा नदियों से उसको सिंचाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश के कुल जल प्रवाह में मध्य प्रदेश का जल आवंटन कितना है। तो मध्य प्रदेश का जो जल आवंटन है वो 56,800 है। कितना है? 56,800 मिलियन क्यूबिक मीटर मध्य प्रदेश के कुल जल प्रवाह में जो जल आवंटित हुआ है, मतलब जो ऐसा जल जो मध्य प्रदेश को आवंटित होके मिला है वो कितना है। तो 56,800 मिलियन क्यूबिक मीटर ये वैसा जल है जो मध्य प्रदेश को आवंटित होके मिला है, जो आवंटन द्वारा मध्य प्रदेश को मिला है वो कितना है? 56,800 मिलियन क्यूबिक मीटर है। टोटल हमने पता किया था, टोटल कितना था? 81,500 था, और आवंटन द्वारा कितना मिला है? 56,800 मिलियन क्यूबिक मीटर मिला है। अगला है, मध्य प्रदेश का कुल जल भंडारण कितना है। मध्य प्रदेश का कुल जल भंडारण है 34,159 मिलियन क्यूबिक घन मीटर। कितना है? 34,159 मिलियन क्यूबिक घन मीटर मध्य प्रदेश का टोटल भूजल भंडार है। मध्य प्रदेश का भूजल भंडार कितना हो जाएगा? 34,159 मिलियन क्यूबिक घन मीटर हो जाएगा। अगला है, राज्यों में नदियों के प्रवाह को कितनी दिशा में बांटा है। मतलब राज्य में जो नदियों का प्रवाह है वो कितनी दिशा में बांटा गया है? 4 दिशाओं में बांटा गया है। राज्य में नदियों के प्रवाह को कितनी दिशा में बांटा गया है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में राज्य में नदियों के प्रवाह को बांटा गया है। मध्य प्रदेश में कुल नदियों की लंबाई कितनी है? 3956। मध्य प्रदेश में कुल नदियों की लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल नदियों की लंबाई कितनी है? कुल नदियों की जो लंबाई है वो 2956 किलोमीटर है। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबी नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी नदियां हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। तो ये बनाती हैं कितने किलोमीटर लंबी हैं? तो वो है 553 किलोमीटर। कितनी है? 553 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 553 किलोमीटर लंबी नदियां ऐसी हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। कितनी है? 553 किलोमीटर हैं जो एक दूसरे राज्य से सीमा बनाती हैं। मध्य प्रदेश की कुल उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? 25,416 मेगावाट हो गई है। मध्य प्रदेश की जो कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता है वो कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता बढ़ के कितनी हो गई है? 25,416 मेगावाट मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें कितने गुना वृद्धि हुई है? तो पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 गुना वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर हो गई है 9508 मेगावाट हो गई है। टोटल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें कि मध्य प्रदेश की टोटल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 9508 मेगावाट हो गई है। अगला है, पिछले 10 वर्षों में राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि देखी गई है? तो राज्य की जो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें कितनी वृद्धि देखी गई है? 20 गुना वृद्धि देखी गई है। राज्य की जो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसमें कितनी? 20 गुना। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई है? सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है 5,781 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की जो क्षमता है, स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? 5,781 मेगावाट मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता हो गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता हो गई है 3500 मेगावाट। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? 3500 मेगावाट। तमिलनाडु, गुजरात पवन ऊर्जा में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में बायोमास ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? बायोमास ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो 155 मेगावाट हो गई है। कितनी? 155 मेगावाट हो गई है।
अगला है मध्य प्रदेश में लघु वन बिजली की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है। लघु पन बिजली है, पानी से बिजली, ये लघु पन बिजली है, पानी से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 124 मेगावाट। पानी से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हो गई है, 124 मेगावाट हो गई है। अगला है मध्य प्रदेश का जो GSDP है वो स्थिर भाव, मतलब हमने अगर 2011-12 को आधार मानते हुए देखें तो कितना अनुमानित है स्थिर भाव पर। स्थिर भाव पर है 7,81,911 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश का जो GSDP है वो स्थिर भाव पर कितना हो गया है, स्थिर भाव पर ये क्या हो गया है, 7,81,911 करोड़ रुपए हो गया है। याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। GSDP को बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, पहले ये GDP कहलाता था, अब GSDP कहलाता है। इसमें राज्य भी जुड़ गया है, इसलिए स्टेट जुड़ गया है तो GSDP कहलाता है। यह निश्चित समय के दौरान किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इससे किसी भी राज्य की आर्थिक माप को हम मापते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को हम मापते हैं। तो ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश का GSDP कितना अनुमानित है, तो ये कितना है, 7,81,911 करोड़ रुपए अनुमानित है। स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में कितने वृद्धि हुई है। स्थिर भाव पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.04% हुई है। कितनी, 8.04% हुई है। अगला है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है अब कितनी हो गई है प्रचलित आय पर, 1,69,050 रुपये हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपको रटा ही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित भाव पर कितनी हो गई है, 1,69,050 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। जबकि स्थिर भाव पर, ये तो प्रचलित भाव पर है, स्थिर भाव पर है 76,971। ये किस भाव पे है, ये स्थिर भाव पे है। जबकि प्रचलित भाव पर कितनी हो गई है, 1,69,050 हो गई है। स्थिर भाव पर अभी मैंने बता दिया, स्थिर भाव पर कितनी हो गई है, 76,971 जो है वो स्थिर भाव पर हो गई है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 43.09% है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 43.09% है। और ये चालू भाव मतलब प्रचलित भाव पर है। चालू भाव मतलब किस पर है, प्रचलित भाव पर है, याद रखना। और ये कितना हो गया है, 43.09% हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मेरे पास 4 बैचेस उपलब्ध हैं। एक बैच में पार्ट A और B दोनों उपलब्ध है। आप दोनों, और जिसमें पार्ट A जो है वो ट्रिक द्वारा याद करवाया गया है, तो MP का टेंशन ही खत्म है। इसमें ICT, पर्यावरण, पार्ट A में सब कुछ रहेगा। पार्ट B का जो उच्च शिक्षा प्रशासन है वो सारे टॉपिक यहाँ तैयार किए जाएंगे। सारे टॉपिक के बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स दिए जाएंगे। हर टॉपिक का MCQ दिया जाएगा, हर टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा संडे को, और टेलीग्राम पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इसका जो चार्ज है वो 1499 है। इसके अलावा अगर आप केवल पार्ट B की क्लास प्लस नोट्स प्लस MCQ लेना चाहते हैं तो आप हमारा 799 वाला पैकेज ले सकते हैं। इसके अलावा केवल आपको नोट्स अकेले लेना है, MCQ अकेले लेना है, नोट्स और MCQ दोनों लेना है, तो आप हमारा 499 वाला पैकेज ले सकते हैं। और केवल आपको केवल MCQ ही पढ़ना है तो आप हमारा 199 वाला पैकेज ले सकते हैं। सारे पैकेजेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सुपर 100 बैच में आप डेमो भी देख सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 43.09%। वही अगर दूसरे क्षेत्र की बात, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, दूसरे क्षेत्र में विनिर्माण मतलब उद्योग क्षेत्र आ जाता है। दूसरा इसमें कितना योगदान है, 19.79%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान है कितना, 19.79%। वहीं अगर हम बात करें कि तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान 37.12% है। प्रथम क्षेत्र का कितना आ गया, 43.2। द्वितीय क्षेत्र का कितना आ गया, 19.79। और तृतीय क्षेत्र का कितना आ गया, 37.12% है। यदि आपसे ये याद नहीं होते हैं ये आपसे आंकड़े, तो आप हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच ले सकते हैं, जहाँ पे हर टॉपिक को ट्रिक से याद कराया जा रहा है। ये बजट वाला टॉपिक भी वहाँ पर ट्रिक से ही याद कराया जाएगा।
सकल मूल्य वर्धन का स्थिर मूल्य पर क्या योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र में 33.5 बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र में 26.18 ये भी सही है। तृतीयक क्षेत्र में 40.28 ये भी सही है। तो इसके सभी हो जाएंगे। सकल मूल्य वर्धन का स्थिर मूल्य पर ये योगदान है। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य मूल्यवर्धन का फसलों का वर्तमान योगदान क्या है? मतलब फसलों के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? 30.17% रहा है। पहले ये कितना था? पहले ये 31.4% था और वर्तमान में कितना हो गया है? 30.17% हो गया है। अगला है मध्य प्रदेश में, ये माता नहीं है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में फसल वृद्धि दर प्रचलित भाव तथा स्थिर भाव पर कितनी रही है? तो मध्य प्रदेश में फसल वृद्धि दर जो प्रचलित भाव पर रही है 6.3% रही है और स्थिर भाव पर कितनी रही है? 0.55%। तो प्रचलित पे कितना हो जाएगा? 6.3% और स्थिर पे कितना हो जाएगा? 0.5% हो जाएगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, जीएसबी में पशुधन का वर्तमान योगदान कितना है? तो पशुधन का योगदान है 7.22%। सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशुधन का योगदान कितना है? 7.22% है। वानिकी का वानिकी मतलब पेड़ पौधे फल फ्रूट इन सब का योगदान प्रचलित भाव पर कितना है? तो इनका योगदान प्रचलित भाव पर 2.13% है। पहले जो योगदान था इसका 2.20% था। अगला है, मत्स्य और जलीय कृषि का प्रचलित भाव पर योगदान। मत्स्य और जलीय कृषि का प्रचलित भाव पर योगदान कितना है? 0.61%। कितना है? 0.61% है। मत्स्य और जलीय कृषि का प्रचलित भाव पर योगदान कितना है? 0.61% है। खनन और उत्खनन का प्रचलित भाव पर क्या योगदान है? खनन और उत्खनन का प्रचलित भाव पर योगदान है 2.96%। ये खनन और उत्खनन का है। तो खनन और उत्खनन का प्रचलित भाव पर योगदान कितना है? 2.96% है। जीएसवीए में विनिर्माण का योगदान कितना रहा है? 7.22% रहा है। जीएसवीए में निर्माण का योगदान, विनिर्माण का योगदान मतलब द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो रहा है 7.22% रहा है। ठीक है, ये विनिर्माण मतलब होता है द्वितीय क्षेत्र मतलब निर्माणकारी काम। ये जीएसवीए क्या होता है? सकल राज्य मूल्यवर्धन इसको हम बोलते हैं, मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये जीएसवी का फुल फॉर्म होता है। ये जो जीएसवीए होता है उत्पादन के स्तर पर मूल्य को मापता है, जबकि जो जीएसडीपी होता है उसमें हम करों को भी जोड़ देते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं। जबकि जीएसवीए होता है इसमें हम उत्पादन के कुल मूल्य में जो कच्चा माल और सेवाओं की लागत है उसको माइनस कर देते हैं, वो जीएसवीए कहलाता है। इसमें विनिर्माण का योगदान कितना रहा है? 7.22% रहा है। 2025-26 में राजस्व आधिक्य का अनुमान कितना है? मतलब 2025-26 में राजस्व आधिक्य जो है कितना रहा है? 618 करोड़ रहा है। 2025-26 में राजस्व आधिक्य का अनुमान 618 करोड़ रुपए रहा है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? 4.6%। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? 4.6% रहने का अनुमान है। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? राजस्व प्राप्तियां 17.1% तक पहुंचने का अनुमान है। 25-26 में जो राजस्व प्राप्तियां हैं कितना? 17.1% तक पहुंचने का अनुमान है। मध्य प्रदेश को बाहरी मध्य प्रदेश को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए कितने करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? 3500 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। कितनी हुई है? 3500 करोड़ रुपए की हुई है। अगला है, मध्य प्रदेश से कितने व्यक्ति पीएम जनधन योजना के तहत जुड़ गए हैं? 4.62 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश से पीएम जनधन योजना के तहत जुड़ चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछेंगे, पीएम जनधन योजना कब आरंभ हुई?
पीएम जो जनमन योजना है, इस योजना को कब आरंभ किया गया है ना, तो ये 15 नवंबर 2023 को आरंभ हुई थी। जनजातीय गौरव दिवस पर आरंभ किया गया। झारखंड का जो खूंटी जिला है वहाँ से इसको आरंभ किया गया था। इस योजना का पूरा नाम था प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। उद्देश्य था कमजोर जो पिछड़ी जनजाति समूह है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सुरक्षित आवास उन्हें प्रदान करना, स्वच्छ पेयजल उन्हें देना, ये उनका उद्देश्य था। तो इससे कितने जुड़ गए हैं लोग? 4.62 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। अगला है मध्य प्रदेश में कितनी बैंक शाखाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में 8,798 बैंक शाखाएं हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बैंक शाखाएं हैं? 8,798 बैंक शाखाएं मध्य प्रदेश में हैं। 2024-25 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है? मतलब जो ऋण रहता है उसमें कितनी हासिल की है? 123%। 2024-25 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध कितने प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है? 123% की उपलब्धि मध्य प्रदेश ने हासिल की है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश में कितनी वृद्धि देखी गई है? 14.6% खाद्यान्न फसल के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर अपना नंबर हाई लिखकर सेव करवा दीजिए। स्टेटस के थ्रू आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे और स्टेटस के थ्रू याद भी बहुत जल्दी हो जाता है। एग्ज़ाम टाइम में जो आपको बहुत हेल्प करते हैं और एकदम माइंड में हमेशा क्लिक रहता है, इसलिए व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर सारे वीडियोस के PDF मिल जाएंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2000 MCQ का एक कोर्स चल रहा है, उसके सारे PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो खाद्यान्न फसल के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? 14.6% की वृद्धि देखी गई है। दूध उत्पादन बढ़कर कितना हो गया है? दूध का उत्पादन बढ़कर 225 लाख टन हो गया है। दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़कर कितना हो गया है? तो 225 लाख टन हो गया। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान भी आ गया है दुग्ध उत्पादन में। भारत विश्व में पहले नंबर पर है और मध्य प्रदेश में कितना लगभग तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में एक और चीज़ याद रखो, मध्य प्रदेश में जो PM जनमन योजना है उसके लिए 24,104 करोड़ का बजट रखा गया है। ये भी आप लोग याद रखना। अगला है दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश में कितनी वृद्धि देखी गई है? 5.95। मतलब बढ़कर 225 लाख टन हो गया है, कितना प्रतिशत बढ़ के हुआ है? तो 5.95% बढ़ के हो गया है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई है? 707 ग्राम प्रतिदिन। 707 ग्राम प्रतिदिन मध्य प्रदेश में दूध की उपलब्धता हो गई है। मांस उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो मांस उत्पादन में 9.86%। मांस उत्पादन में कितनी देखी गई है? 9.86% वृद्धि मांस उत्पादन में देखी गई है। अगला है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास हुआ है? मध्य प्रदेश में 99% जल क्षेत्र का विकास हो गया है। जल क्षेत्र कितने प्रतिशत? 99% जल क्षेत्र का विकास हो गया है। PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 72,975 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। 72,975 किलोमीटर सड़कों का निर्माण PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है। 2010-11 में आरंभ हुई थी। अगला है PM आवास योजना के अंतर्गत कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं? 40.82 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। अगर पूछें PM आवास योजना कब आरंभ हुई? PM आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी लगभग तीसरा चरण इसके चल रहा है। इसकी अगर शहरी की बात करें तो 25 जून 2015 को शहरी स्टार्ट हो गई थी और 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण स्टार्ट हो गई थी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। शहरी पहले हुई थी, ग्रामीण बाद में हुई थी। शहरी 2015 में हो गई थी और ग्रामीण कब हुई थी? 2016 में हुई थी, है ना। दोनों ही याद रखना। और इसमें मध्य प्रदेश में लगभग 40.8 लाख मकान जो है बन चुके हैं।
स्वच्छता के क्षेत्र में कितने से अधिक गांव ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं? लगभग 50,000 गांव जो हैं ओडीएफ प्लस मुक्त हो चुके हैं। उद्योगों के सकल उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो मध्य प्रदेश में उद्योगों का जो सकल उत्पादन है उसमें 5% की वृद्धि हुई है। उद्योगों की सकल उत्पादन में कितनी? 5% की वृद्धि हुई है। उद्योगों का जो शुद्ध मूल्य वर्धन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? मतलब कुल शुद्ध मूल्य कितना बढ़ा है? तो 17.3% की शुद्ध मूल्य वर्धन में वृद्धि देखी गई है। एमएसएमई विकास नीति के तहत 2024-25 में कितनी सहायता दी है? 2162 करोड़ रुपए। एमएसएमई विकास नीति के तहत 2024-25 में कितनी सहायता दी गई है? 2162 करोड़ रुपए की एमएसएमई को सहायता दी गई है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2025 के तहत कितने स्टार्टअप को मान्यता दी गई? 1723 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण से ये बहुत शानदार एमसीक्यू बनाए हैं। जो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में जितने भी नवीन पार्कों का निर्माण हुआ है उनको करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इतिहास का भी मैं 551 आधुनिक इतिहास के, 551 प्राचीन इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराने वाली हूँ। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लासेस भी यूट्यूब पर निःशुल्क चल रही हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी चल रही हैं, वर्ग 2 की भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी न्यू है चैनल पर, चैनल को जुड़ जाइएगा और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एस सीरीज़ चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना के तहत एक स्फूर्ति योजना चल रही है। उसके तहत कितने क्लस्टर का विकास किया गया? उसके तहत 36 क्लस्टर का विकास किया गया है 116 करोड़ की लागत से। 116 करोड़ की लागत से 36 क्लस्टर का विकास किया गया है। अगला है, स्फूर्ति योजना में कितने कारीगर को शामिल किया गया है? तो स्फूर्ति योजना में 24,878 कारीगर को शामिल किया गया है। स्फूर्ति योजना में कितने कारीगर शामिल हैं? 24,878 कारीगर इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 2025 में कितने पर्यटक आए हैं? तो मध्य प्रदेश में 2025 में 13.18 करोड़ पर्यटक 2025 में आए हैं। अगला है, सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर आए हैं? सबसे ज़्यादा पर्यटक उज्जैन में आए। लगभग 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो उज्जैन में आए हैं। उज्जैन में जो पर्यटक आए हैं, कुल पर्यटकों का कितना प्रतिशत है? 42%। मतलब उज्जैन में सबसे ज़्यादा आए हैं और कुल पर्यटकों का 42% ये आए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी जो सूची है उसमें मध्य प्रदेश के कितने स्थलों के साथ मध्य प्रदेश अग्रणी है? मतलब अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश कितने स्थलों के साथ अग्रणी है? मध्य प्रदेश 15 स्थलों के साथ अग्रणी है। मध्य प्रदेश कितने स्थलों के साथ? 15 स्थलों के साथ अग्रणी है। ओरछा के ऐतिहासिक जो स्मारक समूह को किस वर्ष के लिए विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इनको 2027-28 के लिए शामिल किया गया है। अगला है, रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के माध्यम से कितने करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है? तो 30.77 लाख करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश को रीजनल इन्वेस्टर जो कॉन्क्लेव हुए हैं जगह जगह वहां से प्राप्त हुआ है। कितना? 30.77 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में निर्यात 2025-26 में कितना रहा है? 38,550 करोड़ रुपए रहा है। कितना रहा है? 38,550 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में वर्तमान में निर्यात रहा है। निर्यात मतलब बोलते हैं एक्सपोर्ट, और ये कितना रहा है? 38,550 करोड़ रुपए रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा एमपीपीएससी का पार्ट ए का एमपीपीएससी के आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारी ही परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें पढ़ाया जाएगा वहीं से ही सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसमें एमपी, आईसीटी, करंट अफेयर्स हो, चाहे पर्यावरण हो, सब कुछ कवर कराया जाएगा। एडीपीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, चिकित्सा अधिकारी, सारी परीक्षाओं के लिए ये बजट वाला पार्ट भी यहाँ पे कराया जाएगा। चार्ज इसका 799 रुपये है। एप्लीकेशन पे जाकर आप इसको ले सकते हैं। इसमें नोट्स, एमसीक्यू दोनों मिलेंगे।
ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। ट्रिक मतलब ट्रिक से ही सारे टॉपिक याद हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सारे टॉपिक को ये कवर करता है। हर एक टॉपिक ट्रिक से याद है। हर एक टॉपिक के यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, है ना, और सब टेस्ट भी यहाँ पर मिलेंगे। सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं। ये हमारा 7500 एमसीक्यू का है, जैसा मैंने ऊपर बताया था। इसकी हार्ड सॉफ्ट दोनों उपलब्ध है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एमसीक्यू कोर्स है, जिसमें ओनली एमसीक्यू आपको पार्ट बी के मिलेंगे। इसका चार्ज 199 रुपये है। एप्लीकेशन पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फोल्डर से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नोट्स प्लस एमसीक्यू बैच है, जिसमें नोट्स ही मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे। इसका चार्ज 499 है, लेकिन इसमें क्लासेस नहीं मिलेंगी। ये सबसे हमारा जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सबसे बेस्ट बैच है। सहायक कुल सचिव का सुपर 100 बैच इसका नाम है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इसमें कवर किए गए हैं। पार्ट ए इसमें ट्रिक के साथ कवर है। 1499 इसकी फ़ीस है, और रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, है ना। एमसीक्यू लेना चाहते हैं, ओनली एमसीक्यू ले सकते हैं, और अकेले केवल आपको एमपीजीके के एमसीक्यू लेना है, आपको क्लासेस नहीं लेना है, तो आप हमारा ये 299 का कोर्स एमपीजीके का भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की थीम क्या है? मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की थीम क्या रखी गई है? किस थीम के साथ ये आरंभ हुआ है? तो इसका थीम है विकसित मध्य प्रदेश @2047 की ओर। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की थीम क्या है? विकसित मध्य प्रदेश @2047 की ओर, ये इसकी थीम है। मध्य प्रदेश का जीएसडीपी का आकार कितना हो गया है? 16.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है जीएसडीपी का आकार। प्रचलित भाव पर कितना हो गया है? तो प्रचलित भाव पर जीएसडीपी का आकार कितना हो गया है? 16.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जीएसडीपी का आकार स्थिर भाव पर कितना हो गया है? स्थिर भाव पर 7.8 लाख करोड़ रुपए, और 16.6 लाख करोड़ रुपए किस पर हो गया है? प्रचलित भाव पर हो गया है। 2023-24 से 2025-26 में इसमें कितनी वृद्धि हुई है? स्थिर भाव पर, स्थिर भाव में वृद्धि हुई है 8.04% की वृद्धि हुई है। कितनी? 8.04% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2000 से 2025 के बजट में आकार में कितने गुना वृद्धि हुई है? 2000 से 2025 मतलब 25 सालों में कितना बजट बढ़ गया है? 22 गुना बजट जो है बढ़ गया है। 2028-29 तक बजट को कितना करने का जीडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 से 29 तक जीडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 से 29 तक जो जीडीपी है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2028-29 तक जीडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा है? 2 गुना करने का लक्ष्य जीडीपी को रखा गया है। 2047 तक कितनी इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2047 तक इकोनॉमी $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इकोनॉमी को 2047 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? $2 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का लक्ष्य रखा गया है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 9.2% निर्माण क्षेत्र का योगदान। निर्माण मतलब विनिर्माण, मतलब द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 9.2% रहा है। वो विनिर्माण क्षेत्र का कितना रहा है? 7.2। निर्माण का कितना रहा है? 7.2, और विनिर्माण का कितना निर्माण का रहा है 9.2, और विनिर्माण का रहा है 9.2। ठीक है, दोनों में याद रखना। एक और चीज़ याद रखो, निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर होता है? दोनों ही द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं। निर्माण को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, और विनिर्माण होता है मैन्युफैक्चरिंग, खुद ही उत्पादित करना किसी चीज़, कच्चे माल से मशीनरी को उपयोग करके नई वस्तुएं देना, है ना, उसको हम बोलते हैं विनिर्माण। निर्माण मतलब है अभी बनी जमीन है उस पर किसी इमारत का निर्माण कर देना, वो निर्माण कहलाता है। तो विनिर्माण में कितना हो गया है? 7.2 हो गया है।
फ्रेंड्स ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है 25,000 प्लस एमसीक्यू का। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और इसका चार्ज 499 है। इसमें हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। विनिर्माण में विकास दर कितनी है? 6.9% विनिर्माण में विकास दर है। राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हो गया है? राजकोषीय घाटा 4.66% हो गया है। राजकोषीय घाटा कितना हो गया है? 4.66% राजकोषीय घाटा हो गया है। ऋण जीडीपी अनुपात कितना हो गया है? ऋण जीडीपी अनुपात 31.3%। ऋण जीडीपी अनुपात कितना हो गया है? 31.3% ऋण जीडीपी अनुपात हो गया है। कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? मतलब कितनी हुई है, वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? तो 7.66% की वृद्धि कुल कृषि उत्पादन में हुई है। अगला है कुल फसल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? कुल फसल क्षेत्रफल की वृद्धि की बात करें तो 2.48% कुल फसल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगला है कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? खाद्यान्न उत्पादन में 10.29% की वृद्धि हुई है। कौन सा अनाज गेम चेंजर बन गया है? मक्का जो है गेम चेंजर बन गया है। मक्का क्या बन गया है? गेम चेंजर बन गया है। अगला है मक्का उत्पादन की दर कितनी रही है? मक्का उत्पादन की दर रही है 64%। मक्का उत्पादन की दर कितनी है? मक्का उत्पादन की दर 64% रही है। गेहूं उत्पादन की दर कितनी रही है? गेहूं उत्पादन की दर 16% रही है। गेहूं उत्पादन की कितनी है? 16%। धान में वृद्धि दर नकारात्मक रही है, कितनी? -2.7%। धान की वृद्धि दर नकारात्मक -2.7% रही है। कुल दलहन में कितनी गिरावट देखी गई है? 21.9% दलहन में गिरावट देखी गई है। कुल तिलहन में कितनी गिरावट देखी गई? 5.2% तिलहन में गिरावट देखी गई है। सोयाबीन में कितनी गिरावट देखी गई है? सोयाबीन में गिरावट देखी है 3.1%। सोयाबीन में 3.1% की गिरावट देखी गई। गन्ना में कितनी गिरावट देखी गई? -19.5% की देखी गई। कपास में कितने प्रतिशत गिरावट देखी गई? 3.7% कपास में देखी गई। दुग्ध उत्पादन कितना है? अभी मैंने बताया था 255 लाख टन दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में रहा है। और दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा स्थान रहा है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा रहा है। कितना प्रतिशत दुग्ध उत्पादन रहा है? कितना प्रतिशत रहा है? 5.9%। दुग्ध उत्पादन कितना प्रतिशत रहा है? 5.9% जो है दुग्ध उत्पादन रहा है। कितना? 5.9%। और तीसरा स्थान पे ये रहा है। कुल उद्यानिकी का उत्पादन कितना रखा है? कुल उद्यानिकी का उत्पादन की बात करें तो 425 लाख मीट्रिक टन उद्यानिकी का उत्पादन रहा है। सब्जी उत्पादन कितना रहा है? 259 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन रहा है। फल उत्पादन कितना रहा है? फलों का उत्पादन जो है 102 लाख मीट्रिक टन रहा है। सर्वाधिक फल उत्पादन मध्य प्रदेश में कौन सा है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आम उत्पादित होता है। सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश में कौन सा है? लहसुन। लहसुन मध्य प्रदेश में प्रथम आया है, लहसुन में। इसके अलावा मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया है? प्रथम स्थान मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का आया है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन पर इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना नंबर व्हाट्सएप पर ज़रूर सेव करा दीजिएगा 6260190944 पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।